Hello dear students, welcome to my channel Judiciary with Rashmi. Students, जब आप लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके हैं या फिर आप लॉ से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेयर एक्ट को समझना। बेयर एक्ट पढ़ना अलग बात है, बेयर एक्ट को समझना अलग बात है, क्योंकि बेयर एक्ट में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जो भी सेंटेंस हैं, इसका अपना एक अलग ही अर्थ होता है। हर शब्द के कुछ अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो इसको समझना एक चैलेंज है। अगर आपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप कंपटीशन की दुनिया में आधी सफलता तो अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। आधा कंपटीशन आपकी मुट्ठी में हो जाता है अगर आपको बेयर एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बेयर एक्ट समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ये जो बेयर एक्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने ये बेयर एक्ट की सीरीज शुरू की है। तो अभी हम भारतीय दंड संहिता 1860 को बेयर एक्ट के सेक्शन वाइज पढ़ते चल रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं। आज हम सेक्शन 22 जंगम संपत्ति और उससे आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। इसके पहले के सेक्शंस आईपीसी के सेक्शन 1 टू सेक्शन 21 तक हमने पीछे जो 2-3 वीडियोस बनाए हैं उसमें बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। एक वीडियो पूरा चैप्टर 1 का है जिसमें सेक्शन 1 to 5 बहुत ही डिटेल में समझा है, और सेक्शन 6 टू सेक्शन 21 जो कि चैप्टर 2 का है उसको भी हमने बहुत डिटेल में कवर कराया है। वैसे चैप्टर 2 तो सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक होता है, बट हम वीडियोस बहुत लंबा ना हो जाए और आपको समझने में बहुत बोरिंग फील ना हो, इसके लिए हम पार्ट पार्ट करके ये वीडियोस लेके आ रहे हैं और सेक्शन वाइज कर रहे हैं। कोई भी सेक्शन हम इसमें छोड़ेंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट को साथ में समझते हुए चलेंगे। देखिए, कंपटीशन में इम्पॉर्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को हम छोड़ते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि अभी हम ये जो बेयर एक्ट समझाने के लिए जो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए जिनकी बेसिक समझ बहुत ही साधारण है या बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो बेयर एक्ट को समझने की जो बेसिक समझ होती है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। और अगर आप ठीक ठाक कंपटीशन में अपने आप को समझते हैं, आपको आपकी बेयर एक्ट पे थोड़ी कवर हो चुकी है, थोड़ी कमांड हो चुकी है, तो भी आपके लिए सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका एक तो साथ साथ रिवीजन होते जाएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते जाएंगे, और किसी भी कंपटीशन में आप लॉ से रिलेटेड आप उठा के देख लो, बेयर एक्ट से टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। तो हम जिस तरीके से पढ़ाते चल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनते चलिए और इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उनको साथ में नोट करते हुए चलिए। तो पढ़ते हैं हम सेक्शन 22 को लेकर। सेक्शन 22 जंगम संपत्ति की बात करता है। जंगम संपत्ति, यह शब्दों से इसका आशय है कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। क्या है? एक तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जंगम संपत्ति में हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। मूर्त संपत्ति को आप अंडरलाइन कर लीजिए या गोला बना लीजिए। किंतु अभी आपने पढ़ा कि जंगम संपत्ति में हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इनके अंतर्गत नहीं आती। अर्थात जंगम संपत्ति में भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, इनको छोड़कर जो मूर्त संपत्ति होती है वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है। जंगम संपत्ति के बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे तो आप ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट में जंगम संपत्ति की परिभाषा जंगम संपत्ति के अंतर्गत जो ये भूबद्ध शब्द है, भूबद्ध,
यह भूबद्ध शब्द को ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आप हमारे आईपीसी का सेक्शन 378 देखेंगे तो वहाँ पर भी चोरी के बारे में बताया गया है कि कौन सी भूबद्ध संपत्ति जो है वो चोरी मानी जाएगी और नहीं मानी जाएगी। तो वहाँ पे भी आप जा कर के 378 सेक्शन में जंगम संपत्ति को समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि 378 क्या कहता है। 378 का इलस्ट्रेशन 1 जब हम देखते हैं तो वह यह कहता है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती। अर्थात अगर कोई वस्तु भूबद्ध है तो वह जंगम संपत्ति नहीं है तो वह चोरी का विषय नहीं होगी, किंतु यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। तो यहाँ से आप भूबद्ध को आसानी से समझ सकते हैं। और भूबद्ध को समझने के लिए अभी हमने क्या बताया, संपत्ति अंतरण अधिनियम, यहाँ भूबद्ध को परिभाषित किया गया है। टीपीए की धारा 3 में, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में भूबद्ध अचल संपत्ति इनको परिभाषित किया गया है। चल संपत्ति अचल संपत्ति इनको परिभाषित किया गया है। हम चलते हैं सेक्शन 23 की तरफ, जो कि सदोष हानि की बात सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दो शब्द की बात करता है। तो पहले हम समझेंगे सदोष अभिलाभ क्या है और फिर समझेंगे सदोष हानि क्या है। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। और सदोष हानि के बारे में क्या कह रहा है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। यानी वैध रूप से हानि जो हो, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति की जो हानि हो रही है तो उसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है तो यह सदोष हानि है, दोषपूर्ण हानि। और सदोष अभिलाभ क्या है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिस संपत्ति का अभिलाभ प्राप्त कर रहा है वह विधि विरुद्ध साधनों द्वारा प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह वैध रूप से उस अभिलाभ को प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो ऐसा लाभ सदोष अभिलाभ माना जाएगा। सेक्शन 24 की ओर हम देखते हैं। सेक्शन 23 में सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना शब्द को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, इसको देख लेते हैं। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखता है और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है। सदोष अर्जन करना और सदोष किसी संपत्ति को रख लेना और उससे विधि विरुद्ध साधनों द्वारा अभिलाभ प्राप्त करना, यह सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाएगा। और कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया गया हो। किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाना और किसी संपत्ति से सदोष वंचित कर दिया जाना, यह दोनों सदोष हानि उठाने के अंतर्गत माना जाएगा। सेक्शन 24 यह बेईमानी की बात करता है। चैप्टर 2, ये जो भारतीय दंड संहिता है, इसका चैप्टर 2 कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। आप सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक देखेंगे तो हर धारा जो है वह किसी शब्द को व्याख्यायित कर रही है। इसके अंतर्गत धारा 24 यह बेईमानी से इस शब्द की व्याख्या
कर रही है, डिसऑनेस्टली। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि हर व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, उस कार्य को वह बेईमानी से करता है, तो यह कहा जाता है कि बेईमानी से कार्य कारित हुआ है। धारा 25 यह कपटपूर्वक शब्द की व्याख्या करती है। फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह इस बात को कपट करने का आशय से करता है, अन्यथा नहीं। कपटपूर्ण में आशय निहित होना जरूरी है। कपटपूर्ण में आशय का निहित होना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर कपटपूर्वक कार्य कर रहा है तो वह उस प्रवंचना से कर रहा है, उसका आशय है कपटपूर्ण व्यवहार करने का, कार्य करने का, तभी वह कार्य कपटपूर्ण कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। धारा 26 देखते हैं। धारा 26 हमें बताता है विश्वास करने का कारण, इस शब्द की व्याख्या करता है। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है। हेतुक क्या होता है? हेतुक कारण होता है। तो धारा 26 हमें कारण के बारे में बताती है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास को करने का कोई कारण रखता है, यह तब कहा जाएगा जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक अर्थात कारण उसके पास रखता है। धारा 39 का दृष्टांत इसके साथ पठनीय है। आप धारा 39 का दृष्टांत देखेंगे। अब बेयर एक्ट में जो वर्ड्स मैं जिस पे स्ट्रेस देती हूँ ना, उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। धारा 39 का दृष्टांत कहता है कि क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है। तो यहाँ उसके कार्य का पर्याप्त हेतुक विद्यमान है। तो विश्वास करने का कारण धारा 26 डिफाइन करता है। एक केस आप याद रखेंगे, के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यह सदोष हानि का उदाहरण माना जाता है। सदोष हानि आपने पढ़ा था ना, धारा 23, जो कि सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दोनों की बात करता है। तो इस सदोष हानि का एग्जाम्पल है यह केस, के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेक्शन 22 से 26 तक यह समझने का प्रयास किए कि बेयर एक्ट में इन शब्दों का क्या मतलब होता है। आगे की वीडियोस में भी हम आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक यू। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आप बहुत आसानी से
आसान भाषा में बेयर एक्ट पढ़ना सीख सकें और बेयर एक्ट को समझने की एक जो बेसिक समझ है वो अपने अंदर विकसित कर सकें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम सेक्शन 22 जंगम संपत्ति और उसके आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। सेक्शन 22 के पहले सेक्शन 1 to 21 आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 1 जो सेक्शन 1 to सेक्शन 5 तक है, इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से कवर किया हुआ है। और चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to सेक्शन 21 तक भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें, बेयर एक्ट को कैसे समझें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। स्टूडेंट्स, जब आप लॉ कर रहे होते हैं, लॉ कर चुके हैं या फिर आप कंपटीशन की फील्ड में बिल्कुल नए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेयर एक्ट को समझना। बेयर एक्ट को आसान भाषा में कैसे समझें, इसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। और इसी सीरीज के तहत हम इंडियन पिनल कोड 1860 के बेयर एक्ट को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हुए आगे वीडियो सीरीज़ में हम कंटिन्यू हैं। तो आप सेक्शन 1 to 21 चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोज से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 5 और चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to सेक्शन 21 तक हमने पहले के वीडियोस में बहुत ही डिटेल से कवर किया हुआ है, जो आपके प्रीलिम्स बेस्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट से भरे हुए हैं। और बेयर एक्ट को समझने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप बेयर एक्ट को लेकर अगर परेशान हैं कि कैसे पढ़ें और कैसे समझें, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से जीरो लेवल से हमने ये स्टार्ट किया है कि आप बिल्कुल नए कैंडिडेट्स हैं लॉ के फील्ड में, तो भी आप बेयर एक्ट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और आप कंपटीशन फील्ड में आ गए हैं तो बेयर एक्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो बेयर एक्ट को हम बहुत आसानी से कैसे समझ पाएँ और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन हो पाएगा, इसकी प्रॉब्लम ना लेते हुए आप वीडियो पे बने रहें। हम पूरा बेयर एक्ट कवर कराएंगे, हर सेक्शन को हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। आज के वीडियोस में हम सेक्शन 22 जंगम संपत्ति और इसके आगे के सेक्शंस को हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने बता दिया अभी कि चैप्टर 1 बिल्कुल अलग से एक सेपरेट वीडियो है उसका, जिसमें 1 to 5 तक बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाया है। और चैप्टर 2 सेक्शन 6 to सेक्शन 21 तक भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है।